तो एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम सारी चीजों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि कितनी संख्या में लोग थे, कितने राउंड फायरिंग हुई। हमारे संवाददाता भी लगातार नरेंद्र भी बने हुए हैं और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश के पास आऊंगा। लोकेश, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी आतंक का खौफ, एक आतंक का पर्याय बना था और आज एक रणनीति के तहत एक पूर्व नियोजित ढंग से घटना को अंजाम देकर के आखिरकार अनिल दुजाना का अंत हुआ। देखिए आरोप, जिस तरीके से डीजी स्पेशल डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि ये बात जैसे ही मुठभेड़ हुई थी, ये बात सामने आ रही थी कि जेल से छूटने के बाद लगातार लोगों को धमका रहा है, तो खासकर गवाह क्योंकि कादरी जो थाना है उसमें किस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है परिवार की तरफ से। उन परिवार के 2 लोगों की हत्या पहले कर चुका है और उसी में उसके परिवार के 2 गवाह हैं। उन गवाहों को के दायरे में आता है और इसी वजह से उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद ये कार्रवाई इनिशिएट की गई है। बिल्कुल, जो कार्रवाई की गई है फिलहाल उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। नरेंद्र के पास रुख करेंगे। नरेंद्र, सबसे पहले आज अनिल दुजाना को मार गिराया, आपने भारत समाचार पर ब्रेकिंग न्यूज दी, तुरंत इधर घटना हुई, उधर आपने ब्रेकिंग न्यूज दी। अभी एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो 20 से 22 राउंड फायरिंग हुई, कौन कौन से लोग थे। अब सबसे बड़ी बात आगे की, क्योंकि जो हथियार हैं वो कहीं ना कहीं आसपास हो सकते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे की बात करें तो देखिए, अभी जो एसटीएफ की टीम है उसने मौके से एक पिस्टल जो है, जो विदेशी पिस्टल है, उसको वहाँ से बरामद किया है। इसके अलावा भी वहाँ से बरामद किए गए हैं जो पुलिस यानी जो एसटीएफ की टीम है उसके ऊपर चलाए गए थे दुजाना के द्वारा। इसके अलावा और जो बाकी के हथियार है उनका डिटेल जो है वो थोड़ी देर में आएगा। फॉरेंसिक टीम मौके पर बुलाई गई है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं सब में बैरिकेड किया गया है, सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, क्योंकि इस गाड़ी में और जो लोग सवार थे वो यहाँ मौके से भागे हैं। तो कितने लोग थे ये तो अभी तस्दीक नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी लोग यहाँ से भागे हैं उनको चेज भी किया जा रहा है और पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कॉम्बिंग भी कराई जा रही है। तो स्थानीय पुलिस का जो सहयोग है वो लेकर फिर उसके बाद में जो बात की कार्रवाई है ये की जा रही है। लेकिन आलोक, इतना जरूर मानिए कि एक अध्याय अपराध का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में लगातार चला आ रहा था और उसमें हर साल एक पन्ना जुड़ जाता था, वो अब अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है और जो गैंगस्टर था उसको जमीन में मिला दिया गया है एसटीएफ के द्वारा। ये सरकार का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। जैसा कि अभी जो स्पेशल डीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बता रहे थे कि किस तरीके से जो चिन्हीकरण हुआ है माफियाओं का, ये उसी लिस्ट में था। और इसके अलावा मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में और कई सारे माफिया हैं जो उस लिस्ट में शामिल हैं। उनको भी इसी तरीके से कानून के दरवाजे तक पहुंचाना है और उनको सजा दिलानी है, जिनमें बदल सिंह बद्दो जो मोस्ट वांटेड है, उत्तर प्रदेश का 2.5 लाख का इनामी है, 2019 मार्च से फरार है, वो भी शामिल है। इसके अलावा सुशील मूच भी शामिल है। इसके अलावा सुनील राठी जो जेल में बंद है वो भी शामिल है। तो इस तरीके से ये जितने भी माफिया हैं ये सब सरकार के टारगेट पर है और सरकार का एक ही मोटिव है कि कानून का राज स्थापित करना, और वो तब होगा जब ये सारे के सारे माफिया कानून के शिकंजे में सजा पाएंगे और अपनी जो एड़ियां हैं वो रगड़ेंगे जेल में सालों साल, आजीवन कारावास इनको होगा। उसके बाद में ही जो सरकार का मोटिव है वो खत्म होगा। बिल्कुल, अभी तो बड़ी लंबी चौड़ी एक कहा जा सकता है कि नरेंद्र फेरिस्त है, जैसा कि डीजी एलओ प्रशांत कुमार ने भी साफ तौर पर कहा। जिन 66 अपराधियों को चिन्हित किया है, माफियाओं को चिन्हित किया है, उनमें से एक था अनिल दुजाना और लगातार इसको लेकर के गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिली। बिल्कुल, अनिल दुजाना को लेकर लगातार सरकार और यूपी एसटीएफ सजग थी।
पुलिस के सभी अधिकारियों को ताकीद कर दी गई थी उसके बारे में। और ऐसे जितने भी चिन्हित माफिया हैं इनके खिलाफ लगातार जो मॉनिटरिंग है वो चलती रहती है। अलग अलग विंग जो है, चाहे वो पुलिस की विंग हो, चाहे वो LIU की विंग हो, चाहे वो IB की विंग हो, इसके अलावा जो UP STF का एक बड़ा रोल है, ये सब करते रहते हैं। और सर्विलांस के जरिए इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। केवल इन्हीं के ऊपर नहीं, इनसे कनेक्टेड जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, जितने भी शूटर हैं, जितने भी गैंग लीडर हैं, जितने भी गैंग मेंबर हैं, उन सब के ऊपर नज़र रखी जाती है। और ये उसी का परिणाम है कि लगातार निगरानी जो है वो की जा रही थी। और एक कोऑर्डिनेशन जो था वो लगातार बना हुआ था स्थानीय पुलिस से, LIU से, और UP STF जो थी इस पूरे अभियान में, इस पूरे ऑपरेशन में मुख्य भूमिका में थी। और जो सर्विलांस के जरिए नज़र रखी जा रही थी उसी के जरिए इसको ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद इसको चेज किया गया और आज एक मुठभेड़ में इसको जमींदोज कर दिया गया है। जी तो नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं। अनिल दुजाना से जुड़ी हुई, अनिल दुजाना हुआ ढेर गैंगस्टर। STF ने अनिल दुजाना को मार गिराया तो 15 से 20 राउंड की फायरिंग हुई जिसमें बदमाशों की तरफ से हुई। जाहिर सी बात है कि 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई है तो भरपूर मात्रा में यानी कि हथियार थे, और वो हथियार यकीनन आसपास के इलाकों में कहीं ना कहीं छोड़ करके भागे हैं। तो भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है। जो लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, मैं आपके पास आऊंगा। अब लोकेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधी आतंक का पर्याय बन चुका। दिल्ली NCR में भी उतना ही खौफ का पर्याय था अनिल दुजाना जो अब मार गिराया है। पूरी तरीके से खौफ का इसका जो है वो साम्राज्य चलता था। इसके नाम से वसूली हुआ करती थी, इसके नाम से धमकी दी जाती थी, इसके नाम से रंगदारी की वसूली की जाती थी। और आज इसका पूरी तरीके से अंत हो चुका है। और न केवल अंत हो गया है बल्कि जिस तरीके से जानकारियां मिली हैं कि इसके करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है, तो ये इनकी कमर तोड़ने वाली कार्रवाइयां हैं। लेकिन मैं बार बार जैसा कह रहा हूं कि इनके गैंग के कौन और सदस्य हैं, तो उनके ऊपर भी यूपी पुलिस ने पूरी निगाह टेढ़ी कर रखी है और उनकी भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर उनके वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, क्या हैं, और क्या वो आगे ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर से इस गैंग को राइज कराने के लिए, फिर से उठाने के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का इतिहास बाकियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक सबक है जो आतंक का पर्याय बने हुए हैं। गैंगस्टर अनिल दुजाना हुआ ढेर जानी ताने क्षेत्र के बोला कि झाल में ये मुठभेड़ हुई है। नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ लोकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी भी इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। आनंद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन भी हमारे साथ जुड़ गए। फखरुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं फखरुल हसन जी आपके पास आऊंगा। लगातार जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि माफियाओं को जमींदोज कर दूंगा, और वो बानगी भी अब साफ तौर पर अनिल दुजाना के खात्मे के बाद कही जा रही है। देखिए, जहां तक अपराध की बात है, अपराधियों की बात है, अपराधियों पे सख्त कार्रवाई हो, ये समाजवादी पार्टी भी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में शांति हो, कानून का राज हो, ऐसा समाजवादी पार्टी भी चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार से कहां अब तक संभल रही है। आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में उन्नाव का एक नौयुवक आता है, वो क्या कह के आत्मदाह कर लेता है। आप अयोध्या देखिए, पुजारी क्यों आत्महत्या कर लेता है। एक लखनऊ में राजधानी है, बहन हमारी वो अपने घर के अंदर जा रही है, कट्टा लगा के उसकी चैन छीन ली जाती है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधरे, अपराधियों पे कार्रवाई हो, इसका समाजवादी पार्टी हमेशा स्वागत करेगी। अच्छा, आप कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। यहाँ अनिल दुजाना तो एक उदाहरण है, जिस तरीके से जो पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी, पूरी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया पूर्व नियोजित ढंग से। STF के लिए तो बड़ी कामयाबी। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर अपराधी पे कई कार्रवाई होती है, अपराधियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है। मैंने वो एक लाइन में कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे काम करने की आवश्यकता है। जी, अब देखिए, मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। आनंद जी, लगातार किस तरीके से आज का दिन एक बेहद खास, जब STF ने अनिल दुजाना को मार गिराया, एक बड़ी कामयाबी साफ तौर पर कही जा रही है। एक पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया, और इसके पीछे एक पुरानी रणनीति थी जो काफी दिनों से चली आ रही थी। एक बड़ी कामयाबी। सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अगर आप अतीक बनेंगे तो अतीत हो जाएंगे, दुजाना बनेंगे तो गुजरा जमाना हो जाएंगे।
ये उत्तर प्रदेश में माहौल बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब पहले अखिलेश यादव की तरह मुख्यमंत्री नहीं है, आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। जो भी गुंडा माफिया समाज को आतंकित करने का काम करेगा, समाज में भय उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, उसका हश्र ऐसा ही होगा। अनिल दुजाना कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था और उसने जेल से बाहर निकलते ही जो गवाह थे उसके कई मामलों में उनको धमकी देना शुरू कर दिया। एसटीएफ लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन इनकी दुस्साहस देखिए कि ये पुलिस वालों पर भी गोली चलाते हैं, उन पर भी फायरिंग करते हैं और अंत में इनका यह हश्र होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी गुंडे माफिया हैं, उनको यह इस बात को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब वो सरकार नहीं है जो गुंडे माफियाओं को पालती है, पोसती है। चलिए आनंद जी, अब मैं आप ही के सवाल का जरा जवाब ले लेता हूं फखरुल जी से। फखरुल जी देखिए, अब आनंद जी से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा अब भाई अब आप लोग ये जान लें कि सरकार बदल गई है और अब सिस्टम सब कुछ बदल गया है, माहौल बदल गया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौल तो बदल ही गया है। अब तो माफिया इनको 51 लाख रुपए चंदा देता है विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए, तो माहौल तो बदल गया है। अखिलेश यादव जी कोई मुख्यमंत्री थोड़ी उत्तर प्रदेश के, तो कोई माफिया गुंडा अखिलेश यादव को गुंडे माफियाओं से मिलने जा रहा है। सुन लूंगा फखरुल जी को, फिर अखिलेश यादव जी को गुंडे माफियाओं से मिलने जेल में जा रहे हैं। सुनिए फखरुल कभी जी, आजमगढ़ जेल जा रहे हैं, कभी कानपुर जेल जा रहे हैं। जी अरे सुन तो लीजिए, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? राजनीतिक लोगों को फंसा के जेल भेजेंगे तो आप वहां न जाए। मैंने ब्रिजेश के साथ जाकर क्या करे, क्या करे, बनारस जेल में चाय कॉफी में नाश्ता करे क्या? नहीं, आपके तरफ बनारस की जेल में बैठ कर चाय नाश्ता कॉफी देती है क्या चाहते हैं? हम लोग भी बनारस की जेल में जाए, चाय कॉफी नाश्ता करें, 51 लाख रुपए चंदा ले, ये चाहते हैं? तो हमारा रास्ता ये नहीं है, भाजपा का रास्ता हो सकता है। आप लोग रास्ता नहीं पा रहे, कितना क्यों परेशान है? आपको बोलना चाहिए। आनंद जी फखरुल जी को अपनी बात सवाल किया तो जवाब सुन लीजिए एक एक करके, ठीक है? फखरुल जी अपनी बात रखिए, फिर मैं आनंद जी आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? मुकदमे वापस लेते थे, आप तो गुंडे। भाई आनंद जी मेरी बात सुनिए, आनंद जी ये तो उन्होंने कहा कि भाई अपराध और अपराधियों को सरकार आके बढ़ावा देगी, ये तो फखरुल जी ने खुद कहा। फखरुल जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आनंद जी के पास आ रहा हूँ। जी देखिए आनंद जी की अगर कहेंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया मारा गया तो मैं कहूंगा कि कोई अपराधी मारा गया तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन जब अगर ये पिछली सरकार की बात करेंगे, हमारे नेता की बात करेंगे, तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि बनारस की जेल में चाय पीने कौन गया था? क्यों हम पिछली बात करें? रुक जाइए, ठीक है फखरुल जी, मैं पिछली बात क्यों करूं? पिछला जो कुछ हुआ जनता ने उसका जवाब दिया, मैं अब आगे की बात कर रहा हूं। आनंद जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जैसा कि आज डीजीएलओ प्रशांत कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा 66 जो है जो दुर्दांत अपराधियों की जो लिस्ट थी, इसमें ये था अनिल दुजाना, जिसको लेकर के मॉनिटरिंग चल रही थी। तो अब हम थोड़ा आगे की बात करें ताकि अपराधियों में वो संदेशा जाए जो खुद सरेंडर करने आगे आए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस विभाग ने ऐसे अपराधी गुंडे माफियाओं की सूची जारी की है जिन्होंने लंबे समय से समाज को आतंकित करने, भयभीत करने का काम किया, जिनका एक आपराधिक पृष्ठभूमि है। और मैं आपको बता दूं, इन माफियाओं के खिलाफ चाहे अनिल दुजाना हो, अमित कसाना हो, योगेश भदौड़ा हो, सुंदर भाटी हो, ध्रुव सिंह कुंटू हो, या जितने भी माफिया हो, बदन सिंह बद्दो हो, सुशील मूछ हो, विजय मिश्रा हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ये कोई भी माफिया, इनके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है तो जानने को मिल गया, ठीक है? एक नाम और को लो, ब्रिजेश। अरे और बता रहा हूँ, और भी नाम बता रहा हूँ, चाहे ब्रिजेश सिंह पर कार्रवाई की बात करिए, धनंजय सिंह पर कार्रवाई की बात करिए, जिसे वोट चुके आनंद जी पहले हमने किया, जवाब दीजिए कि धनंजय सिंह के साथ सुपाल यादव कर रहे थे, तो वापस और आपने मैनपुरी चुनाव में धनंजय यादव का, धनंजय सिंह का समर्थन क्यों लिया, जरा ये भी बता दीजिए। शिवपाल धनंजय सिंह अरे जेडीयू ने नामित किया था समर्थन के लिए, जेडीयू ने नामित किया था समर्थन के लिए, और आप जेडीयू का समर्थन ले रहे थे।
आप लोग खुले तौर से गुंडे माफियाओं की पैरवी करते हैं। नहीं हम लोग भैया चंदा नहीं लेते भैया, 51 लाख रुपए में कोई चंदा देने नहीं आता है। चंदा आप लोग नाम लेकर के आराम करो, चाहे आप राज्यों पर लगाओ। अरे भैया कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, चर्चा किस पर हो रही है? बड़ी बात यह, मैं राजनीतिक दलों को बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहूंगा। मैं फखरुल जी आपके पास आ रहा हूं। चर्चा हो रही लगातार, आप भी देखिए जो नामों को लेकर के, धन बल और बाहुबल को लेकर के बात करें, चर्चा इस पर होनी चाहिए। भले ही चुनाव में राजनीतिक दल, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, राजनीतिक दल सहारा लेते हैं, सरकारें भी बनती हैं और बनती आई हैं, लेकिन बड़ी बात है कि इस पर रोक कौन लगाएगा, शुरुआत कौन करेगा? चर्चा इस पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। राजा जी जब एक दूसरी बात एक करके सुनेंगे। फखरुल जी मैं आपकी बात करूंगा पहले, फिर आनंद जी आपके पास आऊंगा। एक करके दर्शक जो सुन रहे हैं वो उनमें क्या संदेश जाएगा? फखरुल जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं। देखिए राजा जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी की पिछले दिनों। उस सूची में एक नाम है माफिया का, और वो माफिया भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मंच से खड़े होकर कहता है कि उस माफिया ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 51 लाख रुपए चंदा दिया। एक तरफ ये माफियाओं की सूची जारी करते हैं, दूसरी तरफ माफियाओं गुंडों से धन का भी सहयोग लेते हैं, बल का भी सहयोग लेते होंगे। जब कोई अगर आपको कोई सहयोग दे रहा है तो बदले में भी आप कुछ देते होंगे। जैसे आनंद भाई अभी बदले में नाम लेने से डर रहे थे, उस सूची में नाम है लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि 51 लाख रुपए चंदा मिला था। तो ये कैसे ये एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए जरा। अभी जो अनिल दुजाना मारा गया, आपने उसको लेकर के एक बार भी बात नहीं की, किस तरीके से एसटीएफ के कार्य की सराहना की, मैं तो सुनना चाह रहा था। मैं एसटीएफ की टीम को उत्तर प्रदेश की पुलिस को बधाई देता हूं। तो मैंने कहा तब आपने बधाई दी थी, वरना आप तो एक नाम को लेकर के चर्चा लगातार कर रहे हैं। बधाई क्यों नहीं दी थी राजा जी? एनकाउंटर पे बधाई क्यों नहीं दी, बस ये बताइए। पहले अगर आप डिबेट को मेरे पीछे देखिएगा, मैंने पहली लाइन में इस बात को कहा था। आप अगर सुनोगे नहीं तो आप हमारे अब आप मुझे पे उल्टा आरोप कर दीजिए। मैंने आज की डिबेट में सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछा, तो रिकॉर्डिंग आपसे ही पूछा। मैं किसी बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं गया, ना ही मैं किसी पत्रकार के पास गया। सवाल उठाने से पहले भी जरा चल लीजिए, चलिए अपनी बात रखिए। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने अपनी बात की शुरू में ही कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई की है, उसके लिए उनको बधाई देते हैं। जी और कैसे बधाई दी जाती है? ठीक है, चलिए आपने प्रशंसा की, चलिए ठीक है। आप बधाई के पात्र, आप अच्छा सोचते हैं, आप जीरो टॉलरेंस की जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें सरकार का सहयोग कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। नवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देखिए निकाय चुनाव का दिन, और ये भी एक इत्तेफाकी कि अनिल दुजाना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली एनसीआर में एक आतंक का एक पर्याय, एक खौफ बन चुका था, और आज एसटीएफ ने मार गिराया। एक बड़ा दिन आज। जी हाँ, निश्चित रूप से एक बड़ा दिन है। और आप समझ लीजिए जिसके बाद इतने सारे हत्याओं के अपराध के दर्ज हो, तो जाहिर सी बात है बड़ा अपराधी था, और उसके पीछे उसका मारा जाना निश्चित रूप से सराहनीय कदम। एसटीएफ ने अपने स्थापना दिवस के दिन खुद को एक गिफ्ट दिया। मुझको लगता है कि प्रदेश को भी गिफ्ट दिया है कि एक बड़े अपराधी को मारा गया। 66 अपराधियों की माफियाओं की लिस्ट बनी हुई है। गौतम बुद्ध नगर के 7 माफिया थे, जिसमें से अभी 6 बचे। सुंदर भाटी, अनिल भाटी, सिंहराज भाटी, अमित कसाना, रणदीप भाटी, मनोज, ये 6 अभी और बचे हुए। तो जाहिर सी बात है एक अच्छी कार्रवाई है। अगर आपने शुरुआत में जो बात कही और बिल्कुल एक अच्छी कार्रवाई साफ तौर पर कहा जा सकता है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की बात की थी 20 सदन में। जब सदन चल रहा था उस वक्त कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जरा शेयर करना चाहेंगे वो बयान? इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब में हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब में हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। फिर मैं कहता
मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। फिर मैं कहता इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। फिर मैं कहता किसकी है? तो ये बयान देने के बाद ही किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचलें भी तेज हो गई और जो माफिया राज था, जिनका आतंक का था, जो आतंक के पर्याय बने थे, उस पर भी अब लगाम लगनी शुरू हो गई उसके बाद से ही। आनंद जी, इस बयान के बाद से तो अंदाजा लगाया जा सकता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन, फिर लगातार अब एक लंबी चौड़ी फेर सामने आ रही है। नहीं, निश्चित रूप से। और मैं अभी फखरुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं एसटीएफ को शाबाशी देता हूं। बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए। हाँ। मैं खुले हृदय से स्वागत करता हूं। ठीक है। लेकिन असद के एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठा रहे थे? असद के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी क्यों एसटीएफ को घेर रही थी, क्यों सवाल उठा रही थी? इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और एक चीज और, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, रिजवान जहीर हो, नाहिद हसन हो, महबूब अली हो, सुल्तान बेग हो, नसीर खान हो, ये सब कौन से गुंडे माफिया हैं जिनको टिकट देने का काम, बाहुबली बनाने का काम किसने किया? और छोड़ दीजिए, जो सारे मुसलमानों के नाम ले लोगे भैया, मुझे बताइए, तुम्हारी नेताओं को माफिया बना दो, माफिया बना दो, आजम खान को गुंडा माफिया बना दो, यही तो नीति है ना, यही तो नीति है ना। अरे नाम लेने से घर से मुझे और यहाँ बोल के आप गुंडे माफिया बने, एडीआर का आंकड़ा देखो, एडीआर का आंकड़े तो पढ़िए, भाजपा के कितने विधायक गुंडे और माफिया है, नाम ले पाओगे, नाम ले पाओगे आप। आनंद जी और फखरुल जी, मैं आपके मैं चाह रहा था एक थोड़ी डिबेट चले ताकि आम लोगों में एक संदेशा जाए कानून व्यवस्था को लेकर के, न्याय व्यवस्था को लेकर के। नवल जी आपके पास आ रहा हूँ। नवल जी, मिला करके अभी तो अभी आने वाले समय में हुई है, अब उनको कहीं ना कहीं सजग रहने की जरूरत है, चौकन्ने रहने की जरूरत है, या फिर एक हथियार है उनके पास, नवल जी, आत्मसमर्पण करने की जरूरत है उनको भी। देखिए, 66 की लिस्ट तो आज आपने 65 करवा दी है, उसमें मारा जा चुका है। निश्चित रूप से जो अपराधी होते हैं उनके पास अपने तरीके होते हैं, हाइड रहने के, छुपने के, किसी प्रदेश से किसी इलाके से दूर चले जाने के, विदेश चले जाने के कई ऑप्शन रहते हैं। लेकिन यहाँ जिन माफियाओं का जिक्र हो रहा है, ये जो लिस्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जो जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से भी उनका साम्राज्य चल रहा है और तमाम तरह की वो आपराधिक वारदातों को अंजाम भी देते रहते हैं, तमाम मामलों में उनके नाम आते हैं। तो मुझको लगता है कि अभी इस पे काफी काम करने की आवश्यकता है और अब तक जो एसटीएफ या पुलिस काम कर रही है वो सराहनीय है। मुझको वो दौर याद आ रहा है कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो उनका कहना रहता था कि जो अपराधी है या तो वो उनकी जगह या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है या दुनिया से ऊपर है। तो जाहिर सी बात है कि जो कल्याण सिंह की अप्रोच थी वही आगे बढ़कर के योगी आदित्यनाथ की छवि बना रही है। जो योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक काम और महत्वपूर्ण किया है। मैं आपके पास आऊंगा, जरा कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जरा अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आतंक का पर्याप्त कहे जाने वाले अनिल दुजाना का आज अंत हो चुका है। हम इस समय उसी घटनास्थल में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो पिस्टल है और जो कारतूस है उनकी पूरी लाइन बना दी गई है। यहाँ पे 10 से अधिक जो खोखे हैं वो पड़े हुए हैं। ये वही जो बताया जा रहा है अनिल दुजाना को जिस समय एसटीएफ की टीम ने मेरठ के अंदर घेरा तो उसके बाद जो है ये यहाँ से फरार होना चाहता था। लेकिन अनिल दुजाना के जो ढेर होने के बाद कई सारे सवाल हैं जो भी जिनका एसटीएफ को जवाब देना है। ये कारतूस है, ये देख सकते हैं फॉरेंसिक टीम है। सबसे बड़ी बात, अनिल दुजाना के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, दर्जनों कारतूस बरामद हुए हैं और एक ये स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसमें सवार होकर अनिल दुजाना फरार हो रहा था। ये गाड़ी जब कच्चे में उतरी तो उसके बाद जो है दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस गाड़ी के अंदर एक काले रंग का बैग पड़ा है। आखिर इस बैग के अंदर क्या है, कौन कौन से वेपन्स हैं, कौन कौन से हथियार हैं, क्योंकि अनिल दुजाना वही है जो
AK-47 से लेकर हर विदेशी हथियार इस पे मुहैया हुआ करता था और ये हत्या, रंगदारी हत्या जैसे प्रयास, अपहरण जैसे मामलों में लगातार संलिप्त था। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया। तो गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने की कवायद लगातार जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। दुजाना पर 62 से ज्यादा केस दर्ज थे और इनमें से 18 तो करीब मर्डर के थे। इसके अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन पर कब्जा छुड़वाना और आर्म्स एक्ट के मामले भी थे और उस पर रासुका गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। अंदाजा लगाया जा सकता है कितना खूंखार, कितना दुर्दांत अपराधी था और उस पर रासुका गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर वो AK-47 से हमले का आरोपी था और ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का दुजाना, जिसका हो चुका है अंत। वो गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर और सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था और 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली NCR में एक अपना खौफ था, एक दबदबा था। तो देखा आतंक का किस तरीके से पर्याय बन चुका अनिल दुजाना का आखिरकार खौफनाक अंत हुआ और यूपी STF को एक बड़ी कामयाबी मिली और पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया। 62 से ज्यादा आतंकी मामलों में जिस तरीके से मामले दर्ज थे तो उसका हुआ है अंत और 66 जो आपराधिक जो लिस्ट जारी हुई थी उनमें वो मुख्य आरोपी भी था। तो अपने दर्शकों को बता रहे कौन था गैंगस्टर दुजाना। गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हुआ हमला और साथ ही साथ बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। तो इनामिया बदमाश का हुआ अंत और लगातार एक यूपी STF के लिए एक बड़ी कामयाबी हो। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना और गैंगस्टर दुजाना को लेकर के अब 2 अप्रैल को दिल्ली से जमानत पर छूटा था दुजाना। तो अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से पश्चिमी यूपी का एक बड़ा माफिया अनिल दुजाना जिसका हुआ अंत। और इसी के साथ साथ अब जो जीरो टॉलरेंस की जो बात की जा रही थी, जो माफियाओं के अंत की बात की जा रही थी, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के सत्र के दौरान यह बात कही थी और उसी के बाद से लगातार माफियाओं के अंत का, उनके खात्मे का किस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अब लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है कि नोएडा पुलिस ने भी किस पर जो 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और इतना ही नहीं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था अनिल दुजाना। तो ग्रेटर नोएडा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में एक बड़ा खौफ था और इसी के साथ साथ जो लगातार पुलिस की जो जानकारी है वो तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जारी है। तो 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली NCR में खौफ था। तो NCR का बड़ा बदमाश अनिल दुजाना हुआ ढेर। तो अनिल दुजाना पर 62 से अधिक केस दर्ज थे। तो भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। इस बीच हेलो प्रशांत कुमार ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी तमाम सारी चीजों का खुलासा हुआ कि कितने और 5 से 7 की संख्या में अपराधी आए थे उसके साथ के गुट के लोग, लेकिन वो लोग भाग गए और 22 से 25 राउंड कहीं ना कहीं फायरिंग हुई है। एक बार मैं फिर आनंद जी के पास आऊंगा। आनंद जी, जो कहा वो किया और उसकी बानगी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक आगाज हो चुका है माफियाओं के खात्मे का, अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा उत्तर प्रदेश में माहौल बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है। देखिए फर्क साफ है, जब गुंडे माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिलता है तो वो आगे बढ़ते हैं। एक दौर था उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 10 जजों ने सुनने से इनकार कर दिया। यह खौफ था
पुलिस अभियोजन नहीं कर पाती थी, यह खौफ था। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो कहते थे बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अतीक अहमद के कुत्ते तक से हाथ मिलाते थे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, माफिया जो है वो कुत्तों की तरह सड़क पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ये फर्क है। जब सरकार का आपने फर्क की बात की, फखरुद्दीन जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, फर्क साफ है। बस ये छोटा सा सेंटेंस है, इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा जो आनंद दुबे जी की तरफ से कहा जा रहा है। जी अब आनंद जी अब सुनिएगा, फखरुद्दीन जी को आपने पूरी बात कही। फर्क तो बिल्कुल साफ है। अब माफिया सरकार को चंदा दे रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। अब माफियाओं के साथ चाय और कॉफी नाश्ता किया जा रहा है, तो फर्क तो साफ है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी जी माफी के साथ रोकना चाहूंगा जरा। हमारे संवाददाता शोएब जो गाजी हैं वो भी वहां पर गए, वहां पर, और उन्होंने शोएब जिया ने मौके पर पहुंच करके एक रिपोर्ट भेजी। जरा जल्दी से वो अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। आतंक या पर्याप्त कहे जाने वाले अनिल दुजाना का आज अंत हो गया है। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले कुलदीप नारायण जो एसपी के एसटीएफ है वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कौन था अनिल दुजाना, बताएंगे। सर, अनिल दुजाना की प्रोफाइल और आज पूरा घटनाक्रम क्या रहा? ये अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर के दुजाना गांव का एक बहुत ही बड़ा दुर्दांत अपराधी है और 2002 से क्राइम जगत में सक्रिय था। इसके विरुद्ध अब तक कुल 65 मुकदमे दर्ज हैं और 2 मुकदमा अभी एक हफ्ता पहले सूरजपुर और दादरी में लिखा गया है, हत्या करने का, गवाहों को मारने का, रंगदारी वसूलने का। तो इस तरह से चूंकि ये 2011 में एक हत्या जयचंद की थी, जयचंद की पत्नी ने इसके खिलाफ मुकदमा अभी सूरजपुर थाने में लिखा है। ये मुकदमा यहाँ सूरजपुर कोर्ट में चल रहा है जो कंटेस्टेड है, जिसमें मतलब गवाही लगी और इसमें सजा होने की पूर्ण संभावना थी। और इस तरह से ये गवाहों को धमकाना, मारना और रंगदारी वसूलने, इसकी तमाम शिकायतें आ रही थी। सर्विलांस टीम और मुखबिर से सूचना मिल रही थी इसके यहाँ एनसीआर क्षेत्र में मूवमेंट की, और आज इस सूचना पर चूँकि मुखबिर से सूचना मिली एसटीएफ यूनिट को, तो एसटीएफ टीम यहाँ पर आ गई। इसके बारे में था कि बागपत से ये मुजफ्फरनगर जा रहा है, तो यहाँ पर और किसी दिल्ली नंबर की गाड़ी से यूज कर रहा है, तो उसको ये लोग पहले से ही लग गए थे और चेकिंग में उसको रोका तो इस नहर की तरफ आया जहाँ आप लोग खड़े हैं और यहाँ पर इससे मुठभेड़ हो गई और क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसको उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मेरठ से भारत समाचार के लिए शोएब जिया। तो ये अपने दर्शकों को बता दें, ये शोएब जिया हमारे मेरठ के संवाददाता थे जो मौके पर गए। मौके पर जैसा कि कुलदीप जी ने भी साफ तौर पर कहा कि बागपत से कि वहां पर जा रहा था, जिस तरीके से मौके पर और जहां पर ये मुठभेड़ हुई वहां पे हमारे संवाददाता शोएब जिया गए और वहां पर पूरी जानकारी ली और अधिकारियों से भी उन्होंने बात की। मैं एक बार फखरुल जी के पास आऊंगा। फखरुल जी, माफी चाहूंगा, जिस तरीके से एक स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा था, आप अपनी बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा जी। और इस बीच पहले मैं मेहमानों के पास आऊं। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा सबसे पहले वो सुन लेंगे, फिर वापस मेहमानों के पास आएंगे। अभी तक के हिसाब से कहीं भी कोई हिंसात्मक घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शुरुआती कुछ मिनटों में ईवीएम की मशीनों में कुछ गड़बड़ी की सूचनाएं मिली थी, वो मैकेनिकल और टेक्निकल नेचर की थी। उन ईवीएम मशीनों की बदली करा दी गई है। अब सभी जगह पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। 11 बजे की सूचना के हिसाब से लगभग 23 से 24% का मतदान हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रदेश के वासी हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और जो बचा हुआ समय है उस। तो इस बीच हमारे दुजाना के ढेर होने की हर वो खबर अपने दर्शकों को पल पल अपडेट बता रहे हैं, किस तरीके से जो बागपत से लगातार जो जा रहा था मुजफ्फरनगर की तरफ, और उस बीच वहां पर मौके पर किस तरीके से क्या स्थिति, हमारे संवाददाता पहुंचे। तो फिलहाल अनिल दुजाना हुआ ढेर, वो नाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का एक आतंक का खौफ था, लेकिन वो खौफ अब शांत हो चुका है। फिलहाल फखरुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं माफी के साथ चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें, जो आप ने अभी जाने से पहले, क्योंकि कुछ अधिकारी अपनी बात रख रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट करिए जी।
नहीं, मैंने तो बता दिया था कि अंतर क्या है। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको देश के न्यायपालिका और संविधान में विश्वास नहीं है, वो चंदा लेने में विश्वास रखते हैं, चंदे के बदले क्या देते हैं। तो फर्क तो साफ है कि पिछली सरकार में इस सरकार में क्या फर्क है। पिछली सरकार में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होते थे तो नौजवानों के हाथ में कलम होता था, लैपटॉप होता था, टैबलेट होते थे। और आज क्या है, आज हमने प्रयागराज में भी देखा था कि 3 नौजवान किस तरीके से आए और कैमरे के सामने हत्या करके चले गए थे। हम उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं देख रहे हैं जो कानून व्यवस्था पे बड़ा सवाल है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कब सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। और अंतर हमारे मित्र बता रहे थे, तो अंतर तो यही है कि आज कैमरे के सामने हत्याएं हो रही है, उमेश पाल की फिल्मी अंदाज में हत्याएं हो रही है और किसानों पे गाड़ी चलाने वाले आज वो जेल के बाहर है। तो अंतर तो साफ है। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ सुधार पा रहे हैं? जो कानून व्यवस्था का राज समाजवादियों की सरकार में था वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के राज में? आज तो आप संविधान और न्यायपालिका को चुनौती दे रहे हो, आज तो आप उनके अच्छा ठीक है, चलिए फर्क साफ है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, जो दर्शक हैं उनकी भी शायद समझ में नहीं आ रहा। वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत जी हमारे साथ हैं। नवल जी, जब हम सर आ रहा हूं मैं वरिष्ठ पत्रकार को भी जरा सुन लेता हूं। जैसे कि मैंने सवाल किया आनंद जी से, उन्होंने कहा अब देखिए अब कितनी स्थितियां बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं, फर्क साफ है। इसी सवाल का जवाब मैंने जब फखरुद्दीन से लिया, फखरुद्दीन जी से, तो उन्होंने भी कहा फर्क साफ है। अब किसका फर्क साफ है, ये ज्यादा दमदार है, ये मेरी समझ से परे, आप ही समझाइए। राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो तो जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं वो उनके अपने व्यू पॉइंट अपने पार्टी की लाइन के हिसाब से होते हैं। मेरा ये कहना है कि जो अपराध को देखने का नजरिया है या उसको कम करने की जो जरूरत होती है, उसमें योगी सरकार ने जो सबसे बड़ी पहल की है, जो मुझको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है, वो है अपराधियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ना। जितना बड़े बड़े माफियाओं का जो साम्राज्य है और उनमें जो बुलडोजर बाबा की छवि वाले योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाना शुरू किया है, मुझको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में। और इस कार्रवाई में अगर दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण मुझे नजर आती है वो है अपराधियों के खिलाफ बड़े माफियाओं को सजा मिलना। तो जिस तरह से पहले अतीक अहमद को कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद मुख्तार अंसारी अफजाल को सजा हुई, ये बताता है कि न्यायालय के लेवल पे भी सरकार ने कुछ बेहतर काम किया है, कुछ बेहतर परफॉर्मेंस की है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की कार्रवाई अच्छी है। और कोई अपराधी अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है, बच निकलने की कोशिश कर रहा है और दोनों तरफ से अगर गोलियां चल रही है, इनकाउंटर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपराधी मारा जा रहा है तो इसमें भी मुझको बहुत कोई बुराई नजर नहीं आती कि सरेंडर करते ज्यादा अच्छा था। हाँ, जैसे अतीक अहमद की हत्या हुई, वो लाख माफिया था, बड़ा बदमाश था, लेकिन उसका पुलिस संरक्षण में माना जाना मेरे ख्याल से ये एक चूक थी जी। और इसी चूक को कहीं ना कहीं विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है नवल जी। जी देखिए, विपक्ष मुद्दा बनाएगा, लेकिन ये चूक जो है ये मुझको लगता है योगी सरकार के लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि अतीक एक बदनाम माफिया था और उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश के बड़े इलाके उसकी गिरफ्त में थे और बड़े बड़े व्यवसायियों से वसूली उसका काम था। तमाम सरकारें आई गई, लेकिन अतीक अहमद का रसूख कम नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये एक मैसेज था और एक बड़े बाहुबली माफिया का मारा जाना, मुझको लगता है ये चूक जो है ये बीजेपी जी बिल्कुल। आनंद जी, जो जिस चूक की बात की जा रही है, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, यही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक फायदेमंद साबित हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए अभी हमारे मित्र फखरुल ने कहा संविधान, लोकतंत्र सब खत्म है, तमाम। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बताइए, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन राकेश बहादुर को घर में घुस के अतीक अहमद ने पीटा, तब लोकतंत्र मजबूत हुआ था, संविधान मजबूत हुआ था। उमेश पाल की हत्या, राजू पाल की हत्या हुई, गोलियों से छलनी कर दिया गया, तब संविधान मजबूत हुआ था। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, तब संविधान मजबूत हुआ। और इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में, तब संविधान और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। और जब इनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। ऐसा नहीं है, खतरे में समाजवादी पार्टी का वजूद है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की हस्ती है, क्योंकि जनता ने उत्तर प्रदेश से इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी सिर्फ अतीत बन के रह जाएगी। अतीत का गुणगान करने वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अतीत बन जाएगी।
फकरुल जी इस पे जरा आपकी टिप्पणी चाहेंगे? मेरा सवाल नहीं है कोई, देखिए जो उठाया है बीजेपी ने उस पर जी। हम सबके सवालों के जवाब दे देते हैं, सबको मैंने बहुत ध्यान से सुना। आनंद भाई, आपको पता है कि अतीक अहमद को जो सजा हो रही थी या मुख्तार को जो सजा हुई है वो किन मुकदमे में हुई थी? आपकी सरकार में मुकदमे लिखे? अरे साहब, आपके समय चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई। चार्जशीट इतना भी परेशान होने लगे। अभी तो 19 साल 26 साल 23 साल पुराने मामलों में क्या 19 साल में आप सजा नहीं दिला पाए? 23 साल में सजा नहीं दिला पाए? 26 साल में सजा नहीं दिला पाए? आप 20 साल में सजा नहीं दिला पाते हैं? अरे हमारी सरकार इस तरह आनंद जी सुन लेंगे, फकरुल जी को आनंद जी सुनेंगे एक एक सवाल का जवाब दीजिए, दर्शक भी सुनेंगे अच्छे से। हाँ ठीक है, फकरुल जी अपनी बात रखिए। भाई आप मान रहे हैं आपके कार्यकाल में मुख्तार और अतीक को सजा क्यों नहीं हुई? बस मुझे ये बता दीजिए। चलिए अब फकरुल जी अपनी बात रखिए, फकरुल जी को सुनेंगे। जिसमें आनंद जी सुनिए, तो अब सवाल किया तो जवाब तो सुनिए कम से कम। देखिए भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, ये वो मुकदमे थे जो मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं लिखे थे। इन मुकदमों में चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं लगी थी। अरे मेरे भाई, आप सजा क्यों नहीं दिला पाए? अरे सुनो, जिन मामलों में सजा हुई है, एक मामला मुख्तार के खिलाफ 19 साल पुराना है, एक 23 साल पुराना है, एक 26 साल पुराना है, और 10 साल 5 साल विधायक सिंह जी की सरकार रही, 5 साल अजय जी की सरकार रही और 5 साल बहन जी की सरकार रही। सरकार किसी की भी नहीं है, लेकिन अपराधियों को पनाह किसने दी? ये दावे से करना हो, अगर आपकी सरकार होती किस तरीके तो अब भी एक गुंडा और माफिया उसी तरह पूरा खेल मैं खेल रहे राजनीतिक होते। दलों के पास नहीं आ रहा, वरिष्ठ पत्रकार नवल जी के पास आ रहा हूं। नवल जी, अब 66 में से जैसा कि आपने कहा 65 रह गए, अब चर्चा 65 में से होनी चाहिए कि जो पाइपलाइन में अगला नंबर किसका? जी देखिए, ये तो पुलिस की रणनीति होगी और इस तरह से रणनीति आम नहीं की जाती, और ना मैं उम्मीद भी करता हूँ कि पुलिस या एसटीएफ या सरकार ये बताए कि वो किस किस तरह से जो अपराधियों की मॉडस ऑपरेंडी रहती है उसको कैसे ध्वस्त करेगी, कौन अगला निशाना होगा, किसको गिरफ्तार किया जाएगा, किसको जो है टारगेट पे लिया जाएगा कि वो कहीं पे भी होगा उसको ढूंढ निकालना है। तो ये पुलिस की रणनीति होगी। जाहिर सी बात है, एक बड़ी लिस्ट है, अगर इसमें से ज्यादातर समाप्त होते हैं, खासतौर से उस तरह की माफिया जो जिनकी पहचान थी कि कोई भी सरकारें आई, कोई भी सरकारें चली गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रसूख, उनकी हैसियत, उनकी ताकत, उनके अपहरण का काम, उनकी वसूली का काम लगातार जारी है। तो जाहिर सी बात है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मुझको लगता है कि जो अपराधियों की जो आर्थिक ऋण है उसको जो तोड़ने की कोशिश हो रही है वो एक बेहतर तरीके से होगी। और जैसे मुझे जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ हो चाहे पुलिस हो, बिल्कुल नवल जी, चर्चा इस पर होनी चाहिए कि अब आगे कौन कौन है लाइन में। दिल्ली एनसीआर वेस्ट यूपी का कुख्यात माफिया अपराधी अनिल दुजाना का आज अंत हो चुका है। भारत समाचार की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ टीम जो है, फॉरेंसिक टीम है, पुलिस मौजूद है। अनिल दुजाना से जो हथियार बरामद हुए, 2 पिस्टल है, वो यही है। अब आपको दिखाते हैं, ये वही स्पॉट है जहाँ पर अनिल दुजाना इस स्कॉर्पियो सवार इस गाड़ी से था, और जब उसे पुलिस से घिरता है तो वो इस गाड़ी की ऐड लेकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगता है। यहाँ से मौके से जो है 10 जो है खोखे पिस्टल के बरामद हुए हैं, जो यानी कि उसने 15 राउंड गोलियां चलाई थी। और उसके साथ जो अब आपको दूसरे स्पॉट पर ले चलते हैं। आप पहले ये देखिए, ये पूरी जगह है जिसे अनिल दुजाना ने यहाँ पे घेर रखा था, और इसी जगह से पुलिस एसटीएफ की टीम के ऊपर अनिल दुजाना फायरिंग कर रहा था। अब इससे थोड़ी सी दूरी पर अब दूसरी जगह है, वहां पर जो है पुलिस की टीम मौजूद थी। पुलिस की टीम जो है लगातार यहाँ 6 राउंड फायरिंग का दावा किया जा रहा है। वो उसके जो कारतूस हैं वो मौके पर पड़े हैं। ये वो गोलियां पड़ी हैं, बुलेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 जो एसटीएफ की टीम कह रही है। यानी कि यहाँ से एसटीएफ की टीम फायरिंग कर रही थी, और दूसरी जगह जो अनिल दुजाना है वो पुलिस पार्टी के ऊपर 2 पिस्टलों से लगातार फायरिंग कर रहा था। ये स्पॉट वो हो गया, और इससे थोड़ी सी दूरी पर ही है। इस स्पॉट के सामने से आप देख सकते हैं कि वहां पर तो ज्यादा दूरी नहीं थी। ये दावा किया जा रहा है जो एसटीएफ की टीम थी उसकी 2 गोलियां जो है अनिल दुजाना को लगी हैं। तो ये थोड़ा डिस्टेंस था। जब अनिल दुजाना जो है एसटीएफ की टीम से घिरता देखा तो उसकी गाड़ी एक कच्चे रास्ते में उतर गई, और उस कच्चे रास्ते में उतरने के बाद उनने अंधाधुंध
जो है 15 राउंड फायरिंग जो है एसटीएफ की टीम पर करी है और एसटीएफ की टीम की तरफ से 6 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हुआ है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। एक तो वो आप देख सकते हैं जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पीली पट्टी बांधती है, डू नॉट क्रॉस लाइन, और एक दूसरा स्पॉट आप ये देख सकते हैं वहां अनिल दुजाना था और यहाँ पर जो है एसटीएफ की टीम जो थी वो मौजूद थी। फिलहाल इस अनिल दुजाना का जो है अंत हो चुका है। कहा जा रहा है कि ये बागपत से मुजफ्फरनगर के रास्ते होता हुआ शायद किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहा था या फिर ये किसी दूसरे राज्य में पनाह लेने जा रहा था। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।